महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देश के जितने भी हमारे बड़े टर्मिनल हैं वहाँ पे इस समय कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। और उन्होंने साउथ के भी कई सारे प्रमुख स्टेशनों का नाम लिया था, और उसके अलावा भी जो कुछ स्टेशनों का भी आपने भी नाम लिया, वहाँ सभी ये सब कार्य जो है प्रगति पर हैं। तो ये इसके हिसाब से जो है ये प्लान किया जा रहा है कि इन सभी प्रमुख दक्षिण भारतीय नगरों के लिए भी जो है देश के विभिन्न भागों से आप खुद ही इस बात से सहमत होंगे कि दक्षिण भारत के प्रमुख महानगरों और तीर्थ स्थानों पे उत्तर भारत से या पूर्वी भारत से बहुत अधिक यात्री भार है। तो उसको सभी स्थानों से कनेक्ट करने के लिए जो अभी नया निर्माण कार्य चल रहा है वो मेरे ख्याल से अगले 1-2 वर्षों में संपन्न हो जाएगा। तो तब और नई गाड़ियां जो जिन स्थानों का आपने नाम दिया है उसके लिए ये संभव होगा कि वहाँ के लिए चालू की जा सके। पर फिलहाल रेलवे प्रशासन की तरफ से जब भी कोई सीजनल डिमांड इस प्रकार की आती है किसी विशेष पर्व पे या छुट्टी के सीजन में, तो तब हम लोग उन रेलवे की सहमति से, क्योंकि उनको उन गाड़ियों को जो है अनुकूल तरीके से प्राप्त कर सकें, चला सकें या उस टर्मिनल तक ले जा सकें, तो उनकी सहमति भी आवश्यक होती है। तो वो हम लोग प्राप्त करके जो है विशेष गाड़ियों का संचालन जो है समय समय पर करते रहे हैं। और दीर्घकालिक तौर पे जो है उसको परमानेंट गाड़ियों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कैपेसिटी एक बार सही तरीके से बन जाती है तो स्वाभाविक है कि वो भी जो है भविष्य में। नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है अग्रिम आरक्षण की अवधि भी जो है कम की गई है, जिससे कि यात्री लोग सुविधापूर्वक, क्योंकि बहुत लंबे अग्रिम आरक्षण की अवधि से जो है लोग उतनी प्लानिंग नहीं कर पाते और उसका दुरुपयोग भी कई अन्य असामाजिक तत्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि अग्रिम आरक्षण की अवधि कम की गई है तो उससे प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप वैसे भी विश्लेषण करें तो उत्तर भारत की तमाम राजधानियां हैं, प्रमुख नगर हैं, तो उस लिहाज से जो है सभी को इस समय परमानेंट गाड़ी जो दैनिक हो वो थोड़ा भी जैसा मंत्री महोदय बता रहे थे कि एक बार प्लेटफॉर्म अधिक संख्या में या नए टर्मिनल उन क्षेत्रों में बन जाए तो तब ज़्यादा सहूलियत से जो है इन गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें जो है इस क्षेत्र के भी जो प्रमुख हमारे नगर हैं उनसे भी जो है सीधी गाड़ियों का संचालन भविष्य में हो पाएगा। सर निकट भविष्य में हाजीपुर से दिल्ली के लिए गाड़ी चलाने की योजना है कि नहीं, क्योंकि पूर्व मध्य रेल के जोनल है हाजीपुर। नहीं, देखिए ऐसा है कि गाड़ी बहुत सारी दिल्ली के लिए जो है हाजीपुर से पास होती हैं और सब में जो है आरक्षित स्थान का भी प्रावधान है। तो अभी जितनी यात्री भार है उसके अनुरूप जो है सुविधाएं, और सबसे पास यहाँ से बरौनी और मुजफ्फरपुर से बहुत सारी ट्रेनें जो हैं खुलती भी हैं। तो और पीछे एनएफ रेलवे की तरफ से भी जो है बहुत सारी गाड़ियाँ जो राजधानी की ओर जाती हैं वो सब जो है इस क्षेत्र से पास होती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अनुरूप जो है अभी काफ़ी स्थान उपलब्ध है तमाम गाड़ियों में, सिवाय इसके कि विशेष त्योहारों के या छुट्टी के समय हो सकता है बीच में कुछ रश रहे। लेकिन अगर आप साल में देखें तो 300 सवा 300 दिन जो है यात्री लोग सुगमतापूर्वक यहाँ से भी चाहे हाजीपुर हो या सोनपुर हो, दोनों एक तरह अभी से कुछ जो तो है। सीट बड़ा कम मिलता है, नहीं मिल पाता है ट्रेनों में जो भी दरभंगा से या समस्तीपुर से खुल के जाती है। नहीं, तो यहाँ मैंने से इसीलिए विशेष ट्रेन में कोई ये बोगी शब्द थोड़ी। यूज किया कि सिवाय किसी विशेष त्योहार या छुट्टी के समय, उस समय जो है जहाँ से गाड़ियाँ खुलती भी हैं वहाँ भी ये दिक्कत तो आती है, लेकिन वो एक बड़ा अल्प अवधि होती है। सर पटना से मैं आया था, जी आपने वहाँ लोकल ट्रेनों का टर्मिनल बनाने की बात कही थी, उसके लिए अटल पथ का राज्य सरकार ने दे दिया जमीन आपके पास में, और आपके पास में काम नहीं शुरू हुआ,
कोई नहीं, पाटलिपुत्र में एक टर्मिनल और डेवलप किया जा रहा है कि वहाँ पे स्थान उपलब्ध है और एक परियोजना चल रही है वहाँ कोचिंग टर्मिनल डेवलप करने की। दानापुर में भी जो है योजना बनाई जा रही है दानापुर स्टेशन का भी विकास करने के लिए, जिससे और अधिक गाड़ियाँ जो हैं दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र स्टेशन मिला के जो है हम लोग प्रदान कर सकें। और ये भी उसी के अनुरूप है जैसा मंत्री जी ने कहा कि दिशावार जो है टर्मिनल जो है महानगरों के आसपास बनाए जाएं, जिससे कि हर दिशा के यात्री, आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि चारों दिशाओं से जो यात्री गाड़ी आ रही हैं उसके हिसाब से जो है अलग अलग टर्मिनल जो हैं वो दिल्ली क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार आपको जान के खुशी होगी कि पटना में भी जो है राजेंद्र नगर ऑलरेडी बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड टर्मिनल है, दानापुर भी है और पटना जंक्शन खुद भी। तो पाटलिपुत्र का भी जो है और अधिक विकास इसीलिए जो है प्रायोजित किया गया है और आने वाले समय में जो है काफ़ी वहाँ पे जो है गाड़ियों के संचालन के लिए सुविधाएं बन रही हैं। मुझे उम्मीद है कि चारों स्टेशनों को मिला के काफ़ी अधिक हमारे पास अब कैपेसिटी हो जाएगी आने वाले वर्षों में। क्या सर लोगों को उम्मीद है कि हाजीपुर जंक्शन से भी सीधा ट्रेन कोई महानगर में जा सकती है? नहीं, देखिए आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी जगह जो है वो नई अनुरक्षण सुविधाएं बनाने के लिए जो है आपको ज़रूरत उसकी नहीं होती कि वहीं पे बनाई जाए। गाड़ी जो है किसी अनुरक्षण स्थल से चल के वहां से पास हो रही है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जो दिल्ली में पहले खत्म होती थी उनको अब जो है आगे हरिद्वार तक, जयपुर तक या अमृतसर तक या जम्मू तवी तक बढ़ाया गया है, जिससे कि पीछे के यात्रियों को भी सुविधा मिले और वो गाड़ियां जो हैं वहां से पास होते हुए जो है दिल्ली के यात्रियों को भी पिकअप कर सके। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा था कि हाजीपुर के थ्रू जो है जितनी गाड़ियां पास होती हैं उनकी अगर कुल बर्थ जो हाजीपुर के यात्रियों के लिए उपलब्ध है उसकी गणना की जाए तो वो एक डेडिकेटेड गाड़ी से काफी अधिक मात्रा में और अलग अलग समयों पे, अगर 24 घंटे की आप घड़ी के हिसाब से समय देखें तो आपको उस बात से ज्यादा सुविधा होती है कि आपके अनुकूल समय के हिसाब से आपको गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही। सिर्फ इसके कि 24 घंटे में एक ही गाड़ी है वो ज्यादा अनुकूल रहता है कि अलग अलग समय पे जिसके हिसाब से आपको जो है सुविधा हो। सर नमस्ते, मेरा नाम चंदन द्विवेदी जी। दो तीन सवाल है। एक तो ये जानना था कि नई रेल लाइन कोई प्रोजेक्ट के नाम से स्वीकृति नहीं मिलती रेलवे बजट में, अम्ब्रेला वर्क के तौर पे मिलती है जिसमें कि सभी जोन्स के जो कार्य हैं वो उसमें समायोजित रहते हैं और कार्य की प्रगति की पहले डीपीआर बन रहा है उसके बाद जा रहा है वहां पे जो है कैबिनेट की स्वीकृति मिल रही है, उसके हिसाब से स्वीकृति आती रहती है और अगर जो राशि किसी अम्ब्रेला कार्य में जो है अगर समाप्त हो गई है तो दोबारा नए कार्य को तब स्वीकृत कर दिया जाता है। तो उसमें जो है मतलब जो प्रमुख हमारे यहाँ भी इस समय काफी बड़ी बड़ी योजनाएं, एक तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ से नरकटियागंज से जो है दरभंगा तक का दोहरीकरण स्वीकृत हुआ है कैबिनेट द्वारा, जिसके ऊपर अतिशीघ्र कार्य आरंभ हो जाएगा। और 2 डीपीआर जो बहुत मेजर वर्क की श्रेणी में मैं कहूँगा कि एक जो है मुजफ्फरपुर से जो है सीतामढ़ी का दोहरीकरण और छपरा से कटिहार तक में तीसरी और चौथी लाइन और ये आपके मोकामा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक तीसरी और चौथी लाइन और मोकामा से झाझा तक जो है तीसरी लाइन का कार्य और एक जो विक्रमशिला के पास जो है नया गंगा पुल जो है वो भी स्वीकृत हो गया है। और छोटी योजनाएं तो बहुत सारी हैं जिनको कि अभी समय अभाव में जो है हम लोग वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको कि मतलब मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में जो है रखा जाए जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आना है। तो ये मैंने कुछ प्रमुख योजनाएं जो आपको अभी बताई हैं। दक्षिण बिहार की 2 योजनाएं हैं सर और एक योजना नेवरा धन्यवाद जी, तो उस पे अब कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और अगले 1 से 1.5 वर्ष में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। आपने खुद भी देखा होगा नेवरा पास होते हुए कि दनियावा की तरफ की लाइन जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और
उस पे जो है मतलब आने वाले वर्ष में जो है यातायात भी चालू हो जाएगा। सर हाजीपुर सगौली कब तक चालू हो जाएगा? हाजीपुर सगौली जो है आंशिक रूप से तो ऑलरेडी चालू है। सगौली तक नहीं तो उसमें एक जो बीच में समस्या आई थी कि एक बिहार सरकार की नहर पड़ती है, तो उसमें जो है जमीन का आदान प्रदान करके जो है नहर का अलाइनमेंट जो है बदला जा रहा है, जिससे कि ट्रैक की जो सेफ्टी उससे इफेक्ट हो रही थी वो अब जो है नहीं होगी। तो इस वर्ष में जो है अब प्रगति काफी तेजी से होगी, और इस वर्ष ये भी निर्णय लिया गया है कि सगौली की तरफ से भी जो है मतलब दोनों तरफ से निर्माण चालू कर दिया है, जिससे अधिक प्रगति मिले। सर पार्टी में वंदे भारत के लिए डेडिकेटेड कोचिंग कॉम्प्लेक्स की बात की थी, 200 करोड़ रुपए। हाँ, तो वो कार्य स्वीकृत हो गया, उस पे इस वर्ष में कार्य आरंभ हो जाएगा। उसका डीपीआर जो है स्वीकृत हो गया है। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन एक राजनीतिक मसला भी बना, आंदोलन भी हुआ उसके लिए। कई बार ऐसी स्थिति है कि पटेलों के ट्रेन का जी उस पर सर क्या काम हो रहा है एक्चुअल जमीनी स्तर? उसका डीपीआर जो है स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है। एक अंश जो औरंगाबाद नगर से लेके 12-13 किलोमीटर का था, जिसमें तो कार्य भी आरंभ हो चुका है, और बाकी जो बैलेंस है उसका डीपीआर जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है, और वो फाइनल स्वीकृति के लिए जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। कवच को बहुत सुरक्षित प्रणाली कहा जा रहा है, और प्रधान से लेकर के यहाँ सोननगर पे कहाँ तक काम पहुंचा है और क्या इसमें देखिए इसके दो भाग हैं। एक तो जो ट्रैक के सहारे इक्विपमेंट लगना है कवच का, जिसमें कि पीसीएसटी मैडम भी आपको अलग से और डिटेल दे देंगी कि उसका कार्य जो है, जो हमारा ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन है डीडीयू से लेके धनबाद तक का, उसमें कई अंश ऑलरेडी चालू हो गए और बाकी पे कार्य तेजी से चल रहा है। उसकी निविदाएं जो हैं ऑलरेडी अवॉर्डेड है, और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो कार्य कर रही है। बाकी नहीं, इसका दूसरा पार्ट जो है, जो आपने न्यूज रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि एक बड़ी निविदा जो है, जिसमें कि हर लोकोमोटिव और मेमू और एमयू रेक पे भी जो इक्विपमेंट लगना है, उसका केंद्रीकृत तौर पे जो है रेलवे बोर्ड से निविदा जो है मांगी गई है। तो उसमें जो है वो जब हर लोकोमोटिव में लग जाएगा तो तब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा। पर अभी काफी सारे लोको जो ईसीआर के द्वारा ओन्ड है, जो हमारे लोको शेड में अनुरक्षण के लिए रहते हैं, तो उनमें काफी में लग गया है। और बाकी जो पूरे रूट के सहारे जो इक्विपमेंट लगना है ट्रैक के किनारे, वो काफी तेजी से हमारी प्रगति चल रही है। मेरे ख्याल से आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें डीडीयू से लेके जो प्रधान घाटा हमारा अंतिम स्टेशन है धनबाद से थोड़ा आगे, वहां तक वो संपन्न हो जाएगा। और जैसे जैसे सभी लोकोमोटिव में, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम अन्य जोनों के लोकोमोटिव भी जो है हमारे जोन में आते हैं या हमारे वहां जाते हैं, तो उसके वजह से जो है जो दूसरा भाग है कि चलित जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, उन पे भी ये आने वाले वर्षों में लगता जाएगा। और उसके लिए जो है मतलब जो निविदा फाइनलाइज हो रही है केंद्रीकृत तौर पे, उसके संग ये जो है पूरी तरह से संपर्क